प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार एसएसटी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर है भारतीय संविधान, चैप्टर 1 है। तो भारतीय संविधान के बारे में जानने से पहले मैं आपको कहूँगा कि क्लास 6th और क्लास 7th में जो एसएसटी के वीडियोज़ हैं, सिविक्स के वीडियोज़ हैं, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है उसी के बारे में यहाँ पर आगे बताया गया है। तो भारतीय संविधान के साथ साथ सबसे पहले ये जाने संविधान होता क्या है। संविधान एक दस्तावेज है, यानी डॉक्यूमेंट्स है, या यूँ कहो लिखी हुई एक पुस्तक है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। देश के तमाम नागरिकों को उस नियम कायदे कानून को मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उस कानून को नहीं मानता है तो उस कानून के तहत उसको उसके लिए सजा दी जाती है ना। यानी यूं कहो कि देश के सभी नागरिक उस कानून से बंधे हुए हैं। तो इसी संविधान के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का ये संविधान लिखा। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान क्या है आप समझ चुके हो। नियम कायदे कानून की लिखी हुई एक पुस्तक है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान की जरूरत इसलिए है, आप इसको यूं समझे, जब हमारे पास कोई नियम कायदे कानून नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा, शासन व्यवस्थाएं चलेगी कैसे। मान लो जंगल का शासन कैसा होता है, जो ताकतवर है वो दूसरों पर राज करता है, वो उसका शिकार करता है। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास पावर है, वो तो कमज़ोरों को जीने नहीं देगा। तो हमारा संविधान भारत के या विश्व के सभी नागरिकों को जीने का अधिकार देता है कि वे सभी नागरिक जो हैं एक समान हैं। यानी कोई कमज़ोर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, है ना, कमज़ोर हो, तो वो सभी एक बराबर है। तो संविधान की जरूरत इसलिए होती है कि वह देश को के नियम व्यवस्था कानून जो है वो सुचारू रूप से चले और हर नागरिक को एक अधिकार प्राप्त हो जिससे उसका जीवन एक गौरवशाली जीवन वो जी सके। यानी एक वो सही से जहां पर उसकी इज्जत हो, मर्यादा हो, प्रतिष्ठा हो, इस तरह का उसका जीवन काल हो। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आई होगी संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान की अगर एक शब्दों में कहें तो बोलो, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है। उस नियम कायदे कानून को ही संविधान कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा आदर्श। बच्चों आदर्श का मतलब होता है इंग्लिश में आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श मतलब जो आप मानते हो कि ऐसा होना चाहिए। जैसे आपको क्या लगता है, हीरो हो तो सलमान खान जैसा हो, वाह क्या बात है, बॉडी हो तो सलमान खान जैसे, मतलब वो आदर्श है। वो क्या है, आदर्श। जैसे नेता हो तो मोदी जी जैसा हो, तो वो आदर्श है। कई टीचर आपको अच्छे लगते होंगे, भाई टीचर हो तो ऐसे हो। कोई दोस्त तुम्हें अच्छा लगता हो तो बोला दोस्त हो तो ऐसा हो। तो जो ये आप अच्छा वाला मानते हो ना, इसी को क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं। आदर्श मतलब जो अच्छा लगे और उसके जैसा आप बनना चाहें, या आपको लगे सबको उसके जैसा होना चाहिए, वो क्या होता है, आदर्श है। तो हमारा संविधान भी विश्व के लिए आदर्श है। कैसे, तो हमारा संविधान विश्व में सबसे बेहतरीन संविधान है। कैसे, तो हमारे संविधान में नागरिकों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से अधिकार दिए गए हैं। यानी अगर हमारे संविधान से कोई नागरिक खुश ना हो कि हमारा संविधान अच्छा नहीं है, तो यूं समझ लो कि फिर किसी का संविधान अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये बताया गया कि व्यवस्थाएं, देखो जो शासन की व्यवस्थाएं होती है, ये व्यवस्थाएं कई तरह की होती हैं। एक होती है राजशाही। राजशाही का मतलब ये हुआ कि राजा का शासन। ठीक है, आप जानते हो ना, राम राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र थे, या औरंगजेब राजा था, अकबर राजा था, हुमायूं राजा था, इस तरह से राजा का शासन। अब राजा का शासन में क्या होता है कि राजा मनमानी करता है, राजा अपने तरीके से कानून बनाता है जो उसको लगता है कि वो सही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि राजा ने जो कानून बनाया
वो कानून सभी लोगों के लिए सही हो। कई बार उल्टे सीधे कानून भी बन जाता है जिससे जनता परेशान हो जाती है। तो राजशाही में एक तो पहला ये दिक्कत कि राजा अपना मनमानी करेगा। दूसरा दिक्कत कि कभी भी कोई और राजा नहीं बन सकता, राजा का खानदान, राजा का पुत्र, राजा का बेटा ही राजा बनता जाएगा। तो इसमें तो नागरिकों के लिए अधिकार ही नहीं मिले, है ना। दशरथ जी राजा थे तो उनका बेटा राम राजा हुआ, राम के बाद लवकुश राजा हुआ। तो ऐसे में तो आपका एक खानदान चलता जाएगा, बाकी नागरिक क्या मतलब सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि राजतंत्र कभी भी अच्छा शासन व्यवस्था नहीं है। राजतंत्र में भी ना राम राज थोड़ा अच्छा भी था, बाकी और राजा तो बहुत सारे क्रूर और निर्दयी राजा हुए हैं। अब जो ये ताजमहल बना हुआ है ना बच्चों, ताजमहल जिस समय बना तो कौन राजा था? शाहजहां राजा था। उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, भुखमरी की हालत हो गई थी, जनता के पास खाने के पैसे नहीं थे, और शाहजहां क्या बना रहा है? ताजमहल। और कहता है कि ये प्यार की निशानी है, मैं मुमताज़ बेगम से बहुत अजीज मोहब्बत करता था। अबे खाक मोहब्बत करता था, उसकी पता इतनी सारी रानियाँ थी, पता नहीं 12 शादी या 14 शादी कर रखा था। तबे क्या मोहब्बत करता था, झूठ में ड्रामाबाजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी व्यवस्था होती है तानाशाह व्यवस्था, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने व्यवस्था बना रखी है। तानाशाह में क्या होता है कि बंदूक के ऊपर शासन चलता है, कोई कुछ फालतू बोला मार दो उसको, खत्म करो उसकी कहानी। तो इसको क्या कहते हैं? तानाशाह। इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, डिक्टेटरशिप, तानाशाह, हिटलर वाला शासन। और तीसरी शासन की व्यवस्था है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक रूल। ठीक है, प्रजातंत्र भी कहते हैं इसको, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है बाबू? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोगों का शासन होता है। जैसे भारत में अभी क्या है? लोकतंत्र है, भारत में लोगों का शासन है। कैसे? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, परंतु उन प्रधानमंत्री को चुना किसने है? हमने तो अपने वोट दे करके चुना है। हमारा मन होगा अगली बार वोट नहीं देंगे तो कोई और चुना जाएगा, है ना। अब मोदी जी के पिताजी कोई राजा थोड़ी ना थे, मोदी जी के पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। यानी कल को हो सकता है राजन का मूड हुआ, ये भी राजनीति में आ गया, होशियार हो गया, तो ये भी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। सब बोलेंगे राजन रॉट, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, है ना। मैं यही तो बातें बता रहा जो इस पे लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये बुक ना आप रीडिंग करोगे, इसमें यही सारी बातें। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ निरंकुशता। तो देखो निरंकुशता का क्या अर्थ हुआ कि डिक्टेटरशिप या तानाशाह को निरंकुश शासन कहते हैं, जिस पर ना गवर्नमेंट का कोई अंकुश ना हो, कंट्रोल ना हो। भाई पुलिस का जो मन है वो कर रहा है, जनता का जो मन है वो कर रहा है, उधर चोरी कर रहा है, उधर चमारी कर रहा है, उधर डकैती कर रहा है, लूट रहा है, और कोई इसमें कोई देखने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। यानी कंट्रोल नहीं हो। जैसे अभी मेरे पास तुम लोग पढ़ रहे हो तो मेरा कंट्रोल है ना तुम पे, तुम्हारी हिम्मत, तुम अकड़ दिखाओगे यहाँ पर, भाई कर, थोड़ा सा डांटूंगा, फटकारूंगा, मानोगे नहीं मानोगे तो मैं छुट्टी कर दूंगा, जाओ घर में रहना, नहीं पढ़ो यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं तो निरंकुशता नहीं होने दूंगा, यहाँ पर कंट्रोल में रहोगे, अंकुश में रहोगे। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से अब आपका चैप्टर जो है वो शुरू हुआ। तो भारतीय संविधान या हमारे अपने संविधान की क्या विशेषता है, इन विशेषता के ऊपर इस पाठ में, इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता ये है भारतीय संविधान की कि हमारा संविधान में संघवाद शासन व्यवस्था है। संघवाद क्या होता है? तो देखो शासन की व्यवस्था जो होती है उसमें एक होता है एकात्मक सरकार और एक होता है बहुकात्मक या एक दलीय और बहुदलीय। तो हमारे देश में क्या है कि एकात्मक सरकार नहीं है, यहाँ पर संघीय सरकार है। संघीय इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। आवर गवर्नमेंट इज वेरी फेडरल। हाउ इट इज फेडरल? सो लेट अस सी। देखो समझो कैसे फेडरल है। हमारा शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी है, फिर राज्य सरकार केजरीवाल है,
फिर स्थानीय सरकार जो यहाँ का प्रधान है, जो राज्यों में मुखिया जी होते हैं ना पंचायत में, उसी तरह से जो हमारे शहर होते हैं वहाँ पर नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, नगर निगम। हाँ, जिसमें कि नगर निगम में प्रधान होता है ना, निगम पार्षद होता है, इस तरह से। तो ये 3 स्तर पर सरकारें काम करती है। कितने स्तर पर करती है जी? 3 स्तर पर। कौन कौन से स्तर पर? केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। हाँ, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर। केंद्र सरकार जैसे नरेंद्र मोदी पूरे देश में, और राज्य मतलब केजरीवाल, जैसे बिहार राज्य का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है। इसी तरह से सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ये दूसरा स्तर हुआ। और तीसरा स्तर क्या हुआ? स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। जैसे अपने इलाके का अभी चुनाव होने वाला है, नगर निगम का चुनाव। तो फेडरलिज्म में क्या फायदा है कि देखो सरकारें एक नहीं है। मान लो हमारा विधायक नहीं सुना तो सांसद के पास जाएंगे, सांसद नहीं सुना प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, ऑप्शन है। तो इस तरह की व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि एक ही राजा है बस भाई, उसके अलावा सब कोई है ही नहीं कुछ। यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल अलग अलग स्तर पर सरकारें काम करती है। इस तरह की व्यवस्था को ही संघवाद कहते हैं या संघीय व्यवस्था कहते हैं। इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट। चलिए, इसके बाद हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति। अब देखो संसदीय शासन पद्धति में बच्चों क्या है, देखो इसमें क्या है कि जो नेताओं का चुनाव होगा, जो इलेक्शन होगा, एक सिस्टमैटिक ढंग से होगा। ऐसा नहीं कि जिसका मन हुआ, जैसे मन हुआ उसको चुन लेगा। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। हमारा पार्लियामेंट दिल्ली में है ना, पार्लियामेंट, संसद भवन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट। जो रुपये नोट के ऊपर जो ऐसे गोल सा छपा हुआ होता है भवन, वही है पार्लियामेंट। इंडिया गेट से सामने दिखता है ना जी, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 5 साल में चुनाव होता है और उस चुनाव में जनता वोट करती है। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जिसके जीतते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। यस, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से दिखता है, ठीक है, वेरी गुड। तो सरकारें चुनी जाती किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जनता के द्वारा कौन चुनी जाती है? सरकारें। और फिर सरकार जनता के लिए काम करती है। तो ये पार्लियामेंट्री तरीके से, यानी हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया किसी को तो सारी जिंदगी अब वही रहेगा, नहीं। क्या पता उसने 5 साल में अच्छा काम नहीं किया, जो अच्छा काम करेगा तो दोबारा फिर उसको चुनेंगे। केजरीवाल को पहली बार चुना गया था 2013 में, फिर 2015 में चुना गया, फिर 2020 में चुना गया। अब वो 25 तक रहेगा मुख्यमंत्री, 25 में फिर चुनाव होगा और फिर बढ़िया काम करेगा। 5 साल के बाद? हाँ, 5 साल के बाद चुनाव होता है। तो इसी को कह रहे पार्लियामेंट्री। सांसद का चुनाव होता है तो उससे प्रधानमंत्री चुना जाता है। विधायक का चुनाव होता है तो उससे मुख्यमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर। तो संसदीय प्रणाली आपको समझ में आया गया हो कि सभी वयस्क लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार है, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं, इंग्लिश में एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, राइट। तो चलिए अब हम संविधान की तीसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की तीसरी खास और महत्वपूर्ण और कमाल की विशेषता ये है कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हुआ है। शक्तियों का बंटवारा का मतलब ये हुआ कि जो भी शक्तियाँ मतलब पावर, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के पास ही सारा पावर है। पावर कुछ केजरीवाल के पास भी है, पावर कुछ हमारे विधायक के पास भी है, पावर कुछ हम जनता के पास भी है, पावर हमारे नगर निगम, मुखिया, पंचायत राज्य, अलग अलग लोगों के पास पावर है। तो यानी देश में पूरा का पूरा पावर किसी एक के पास नहीं है, पावर अलग अलग स्तर पर लोगों में पावर, शक्तियाँ बटी हुई है। तो शक्तियों का क्या है हमारे देश में? बंटवारा है। बच्चों, शक्तियों के बंटवारे को मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। एक तो मैंने समझा कि अलग अलग स्तर पर लोगों में पावर बटा हुआ है। दूसरा है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 तरह से पावर को बांटा गया। बोला गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर से बताओ, कार्यपालिका, विधायिका और
न्यायपालिका। विधायिका कहते हैं विधायक और सांसद को, जो हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं, नियम कायदे कानून लागू करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं? विधायिका। वो हमारे नियम बनाते हैं। जैसे अभी कोई नया नियम बताओ, किसानों के लिए बिल आया था, और अभी कोई 3 तलाक का मुद्दा सॉल्व हुआ था 2-2.5 साल पहले, और अभी कोई नियम बताओ जो हाँ एजुकेशन बिल आया ना, कि अगले साल से एजुकेशन पद्धति में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये सब नियम कौन बनाता है? हमारे सांसद बनाते हैं, हमारे विधायक बनाते हैं। उसके बाद विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर कलेक्टर से लेकर के हवलदार तक सारे लोग आते हैं, पोस्टमैन से लेकर के बैंक के मैनेजर तक। ये सरकारी नौकरी में काम करने वाले, रेलवे से लेकर के एनडीपीएल में, बिजली विभाग में, हाँ सरकारी अफसर जितने हैं, सरकारी कर्मचारी, ये सभी क्या है? कार्यपालिका हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियम हमारे जनता से या हमसे पालन करवाते हैं, या वो पालन करके हमें बताते हैं। जैसे मान लो सरकारी टीचर है तो हमें पढ़ाते हैं, तो वो सरकार द्वारा नियम बनाया गया कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है, तो उसका वो पालन करवाते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा गया? कार्यपालिका। कभी कभी बच्चों क्या होगा, कार्यपालिका, विधायिका और ये जनता में आपस में झगड़े हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब जबरदस्ती कोई कुछ ना करे, इसके लिए न्यायपालिका बनाया गया है। न्यायपालिका भी 3 स्तर पर काम करती है, जिला न्यायालय, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट, और देश के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में बोलते हैं भाई जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंग्लिश में, और आगे भाई राज्य न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, इसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। हाँ, तो ये तीनों न्यायालय क्या करता है? जनता का जो है, जनता के साथ न्याय हो, उनके साथ कोई अन्याय ना करे, इस चीज़ों को निपटारा करवाता है। कौन? अदालत। तो इसको न्यायपालिका बोलते हैं। भाई पढ़ा रहा हूँ, सुन तो सही। इसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। तो किस तरह से संसदीय व्यवस्था में कार्य होता है? शक्ति का बंटवारा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। आगे है मौलिक अधिकार। आगे क्या है? मौलिक अधिकार। देखो हमारे संविधान में बच्चों हमें अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसे समझिए। देखो किसी भी नागरिकों के साथ ज़्यादा कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ बुरा व्यवहार ना कोई करे, इसके लिए हमारे पास कानून तो है, बट इस कानून में ही हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे लिए राइट्स हैं। तो उन अधिकारों के बारे में बता। तो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सभी नागरिक, चाहे देश का वो राष्ट्रपति हो या घरेलू नौकरानी हो काम करने वाला या दिहाड़ी मजदूर हो, सभी नागरिक कानून के समक्ष, कानून के आगे एक समान है, सभी एक बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। सबको समानता का अधिकार प्राप्त है, सभी एक समान है, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी लिंग के हों। अगला अधिकार बच्चों है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम, यानी आपको कोई भी विषय चुन करके पढ़ने की आज़ादी है, आपको किसी प्रकार खाना खाने की आज़ादी है, आपको किसी तरह के कपड़े पहनने की आज़ादी है, आपको कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी रहने की आज़ादी है, आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है। इसका ये मतलब नहीं कि गाली बकोगे, दूसरों को मारोगे, वहाँ पर आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी फिर। यानी स्वतंत्रता का क्या आज़ादी? आपको कोई गुलाम ना बनाए, आपको कोई प्रताड़ित ना करे, आपको कोई परेशान ना करे, आप हर तरह से स्वतंत्र हो। क्या हो? आज़ाद हो। तो आपको स्वतंत्रता की क्या है? अधिकार प्राप्त है। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको कहते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। बहुत बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन समझ ही नहीं आता, क्या होता है शोषण, मतलब समझ ही नहीं आता। शोषण का क्या मतलब होता है कि कई बार ना तुम्हें ब्लैकमेल कोई करता है, या बड़े है ना, ब्लैकमेल समझते हो ना कैसे करते हैं, इसी को कहते हैं शोषण करना, कि फंसा दिया, अब मजबूरी में तुम्हें उसकी बातें माननी पड़ेगी, यानी ब्लैकमेल कर रहा है।
तो इसके खिलाफ, इसी को कहते हैं ब्लैकमेल करने को क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना। तो अगर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है या किसी का कोई शोषण कर रहा है तो वो अदालत जा कर के यानी पुलिस स्टेशन जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है, उसको उसके बदले न्याय मिलेगा, क्योंकि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। ठीक है। इसके बाद अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप हिंदू हैं, चाहते हैं मुस्लिम धर्म को मानना, मान सकते हैं। आप जैन हैं, चाहते हैं क्रिश्चियन धर्म को मानना, मान सकते हैं। आप धर्म को मानने के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपको किसी तरह का कोई बाध्य नहीं है कि आप किस धर्म को माने। समझ गए? तो धर्म की आज़ादी है किसी भी धर्म को मानने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक एम्बुलेंस जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बैसाखी मना रहे हैं, गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। भाई किसी की जान जा रही है अपने धर्म के चक्कर में दूसरे के, तो ऐसे में आप अपने धर्म का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। कि मान लो राम जी का निकल रहा है सवारी, है ना, और वहाँ पर कोई एम्बुलेंस जा रही है और उसको रास्ता तुम नहीं दे रहे हो, कर अभी तुम्हारा भंगड़ा चल रहा है, ये भंगड़ा पाले हैं राम जी के। तो ये सब गैर कानूनी गलत काम है। आपकी धर्म की आज़ादी तभी तक है जिससे किसी और का नुकसान ना हो जाए। तुम्हारे चक्कर में दूसरे का नुकसान हो जाए तो वो आज़ादी गलत है, वो गैर कानूनी है। जैसे मान लो बगल में पड़ोसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, वो तैयारी कर रहा है और तुम यहाँ क्या करो, सरस्वती पूजा कर रहे हो और बोले सरस्वती मोता विद्या दोता, सोल भर में होती है, विद्या दो के ज्योति है, बहुत मोजा करेगा, हैं डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, भाई बहुत मोजा आएगा, सरस्वती पूजा करेगा, प्रसाद भी बांटेगा। और इतना तो मोजा करेगा कि उसका पेपर कैसे वो तैयारी करे उसको समझ नहीं आ रहा है, और तुम्हारे पूजा के चक्कर में उसका पेपर खराब जाएगा और वो फेल हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। तो ये गैर कानूनी बात है। तो तुमको सजा मिलेगा, और FIR करवा देगा तो तुमको सजा मिलेगा। बुझा कि नहीं बुझा रे बोबा? बिल्कुल, वो केस कर देगा कि डीजे बजा रहे हो, ये कर रहे हो। वैसे भी ना रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी काम। तो ये क्यों? क्योंकि आपकी आज़ादी वहीं तक सीमित है जी। आपकी आज़ादी के चक्कर में दूसरे की आज़ादी मत छीनो। उसको भी तो देश में रह के शांति रह के पढ़ने की आज़ादी है, तो तुम उसके घर पे भोपू बजा दोगे? बोलो नहीं, बोले नहीं हम ना पार्टी कर रहे हैं। अबे तू पार्टी कर रहा कर भाई, लेकिन उसमें मेरा नुकसान तो मत कर भाई, है ना? तो हाँ, तो इसमें हमारी आज़ादी तब तक है जब तक दूसरे। लिखा अगला अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। लिखा यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर के अदालत जा सकता है। यानी संवैधानिक अधिकार है, यानी आपके साथ लगता है किसी प्रकार का कोई अन्याय हुआ है तो आप संवैधानिक तौर तरीके से आप अदालत जा सकते हैं। तो ये सब बातें समझ में आई? क्या कह रहे हो? अगला हमारा विशेषता है, आखिरी विशेषता जो है, 5वीं विशेषता, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे देश में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं और उनको भी उतना ही अधिकार प्राप्त होगा जितना और धर्मों को लोगों को प्राप्त है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सभी लोग रह सकते हैं। धर्म के आधार पर उन पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया जाएगा जो कि धर्म पर आधारित होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया चलो हिंदुओं को 1 साल की छुट्टी है, मुसलमानों को ना रोज काम पे आना पड़ेगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। तो हमारा कहता है हमारा देश कि भाई सभी धर्म एक समान है, सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उनका जिस धर्म में विश्वास है उस धर्म को मानो। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो बच्चों ये सब अधिकार हमें किसने दिया? राजशाही में ये सब अधिकार नहीं था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। और जैसा कि आपको बता दूं, आज 14 अप्रैल है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो आज के दिन उनके सम्मान में हमारे मुंह से 2 शब्द निकले। हम क्या कहना चाहते? थैंक यू सो मच अंबेडकर जी, आपने हमारे लिए अच्छे कानून बनाए। जैसे मैं बच्चों आपको बताना तो नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बताता हूँ। जैसे मैं ब्राह्मण जाति से ही हूँ तो मेरे साथ तो कोई भेदभाव नहीं होता था, मैं तो वैराजा के खानदान का हूँ। जैसे तुम में से भी कई ब्राह्मण होंगे। बाकी हमारे देश में करीब 10-15% ही ब्राह्मण हैं,
बाकी तो सब पिछड़ी जाति के लोग, करीब 60% पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनके साथ इतना छुआछूत ये वो भेदभाव हुआ। पिछड़ी क्या था? पिछड़ी मतलब ना जो सुदर मुद्दर बोलते हैं ना, चमार ये वो ऐसे जाति का, हाँ, तो पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अन्याय होता था। कल के चैप्टर में बताया था ना, 7th क्लास के पहले चैप्टर में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पिछड़ी जाति के थे, इनके साथ भी बहुत भेदभाव होता था। ठीक है, नाली पे कह रहे हो, नलके पे पानी पीने नहीं दिया जाता था, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, अगड़ी जाति के साथ चलने नहीं दिया जाता था, जिस रास्ते से जाते तो उस रास्ते को झाड़ू लगाना पड़ता था क्योंकि गंदा हो गया इनके पैरों से। ऐसे भेदभाव होते थे कि सोच के ना चौंक जाओगे। तो यूट्यूब पर वीडियो देखो अम्बेडकर जी के बारे में। तो ये अम्बेडकर जी ने क्या कहा, तुम सबकी तरह बकलोल नहीं थे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने कहा कि अच्छे बेटा, ऐसे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, अब मैं इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ लूँगा, और जब से सबसे ज़्यादा पढ़ लूँगा तो सबसे ज़्यादा होशियार हो जाऊँगा, और सबसे ज़्यादा होशियार हो जाऊँगा तो सारा कानून नियम मैं खुद ही लिख दूँगा। तो अम्बेडकर जी ने इतनी पढ़ाई, अंग्रेज़ों के ज़माने में इतनी पढ़ाई करी कि इनको स्कॉलरशिप मिला विदेश में पढ़ने का। विदेश में जा करके, लंदन में यहाँ वहाँ जा करके अलग अलग PhD करा, अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री हासिल करा। जब ये हमारे देश में आए, तो जब भारत आज़ाद हुआ, तो ये हमारे देश में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। तो इन्होंने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ा। तो जब हमारे देश का संविधान लिखना था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से और जवाहरलाल नेहरू, इन सबसे, सरदार पटेल से कहा कि देखो भाई, अगर पिछड़ी जाति के लोग पीछे रह गए, यानी किसी भी समाज के 100 में से 60 लोग निकम्मे रह गए, कुछ नहीं करेंगे, पिछड़े रह जाएंगे, बाकी 40 लोग तुम क्या कर लोगे। किसी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज के 100 लोग आगे बढ़ें, सभी लोग आगे बढ़े, महिला बढ़े, पुरुष बढ़े, पिछड़ी जाति का चाहे चमार हो चाहे कुछ भी हो, सभी जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंबेडकर जी, सभी लोग उस समय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सब इनकी बातों से सहमत हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग, और कहे ठीक है अंबेडकर जी, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, चलिए बताइए कैसा कैसा कानून होना चाहिए, आप लिखिए कानून को, बनाइए कानून को। फिर इन्होंने अपने हाथों से कानून लिखा, सारा संविधान लिखा। उसके बाद इन्होंने इतनी मोटी पुस्तक संविधान लिखा, और ये जितने कानून हम पालन कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले नेता ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ अंबेडकर जी के कानून। अंबेडकर जी ने कानून में लिख दिया कि दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए, ताकि उनके थोड़े कम नंबर आए ना, फिर भी उनको आगे बढ़ा दो, क्योंकि उनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ है, ताकि उनके साथ अभी थोड़ा उनको छूट दो। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें अभी बड़ी क्लासेस में और पढ़ोगे। तो आज हम जिस आज़ादी के में सांस ले रहे हैं और जिस संवैधानिक नियम कानून का पालन कर रहे हैं, तो उस कानून, जैसे मान लो अभी तुम्हें कोई अमीर आदमी आके रैप्टा मार दे, और कोई ताकतवर है वो तुम्हें कूट के चला जाए, तो तुम्हें फिर तुम्हारे साथ तो अन्याय हो जाएगा, फिर तुम उसका क्या उखाड़ लोगे, बोलो नहीं मैं भी मारूंगा। अबे क्या मारेगा वो फिर, और तेरे उसके पास पैसे हैं, पावर है, तो क्या मारेगा उसको, फिर तू क्या जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, फिर पुलिस के पास तो बहुत पावर है, पूरा देश तुम्हारी मदद करेगा, न्यायालय है, कोर्ट है, कचहरी है। तो ये नियम कायदे कानून किसके अधीन है, मतलब किसके कृपा से मिला है, किसके कृपा से मिला। जब पैसा होता है तो फिर तुम्हें कोई मारता क्यों, तंग करेगा, ताकतवर पैसे वाला ही ना करता है कमजोरों को तंग। पुलिस वाले को वो तो तू घूस की बात कर रहा है, क्या करे, वो लोकतंत्र की चुनौती में आता है। तो कहने का बाबू ये मतलब हुआ कि कैसे भगवान के ऐसे भक्ति नहीं करते हो कि सब काम हो रहे हैं साईं तेरे कृपा से। तो ये साईं तेरे कृपा से, शिव जी हनुमान जी कृपा से नहीं, बोलो सब देश, हमारा देश खुशहाल हो रहा है, हम नियम कानून में जी रहे हैं, हमारे साथ न्याय हो रहा है अंबेडकर जी आपके ही कृपा से। ठीक है, तो हमें किन की पूजा करनी चाहिए, किन की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने कोचिंग सेंटर में देखो फोटो लगा रखा हूँ ना, मैं पूजा करता हूँ, मानता हूँ भाई। ठीक है, ले तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, जय हो अंबेडकर। मेरे साथ तो अन्याय हुआ भी नहीं, मेरे पूर्वजों के साथ कहाँ अन्याय हुआ, मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ, मेरे साथ काम, मैं ही तो करता था अन्याय सबके साथ, मतलब मेरे पूर्वज ही तो करते थे। कहते हैं सुधर मुधर, उधर बैठो, हटो उधर, कहाँ गया, मारो इसको, ये देखो छू दिया इसको। बोला सर वो सब बोले हैं कि छुआछूत खत्म हो गया, बोला खत्म हो गया, मारेंगे बुरबा, कूटो इसको, इसका सारा होश उड़ा देंगे, छुएगा हमको। उधर उधर थाली उधर लेके जाओ, धो के रखो उधर, साबुन से मंजो उसको। तो हमारे दादाजी पूर्वज ये सब तो करते थे, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसका भाई जिनके साथ भेद, मैं खुद मानता हूँ कि ये गलत हो रहा था। क्या हो रहा था? हाँ,
मैं खुद उस समय होता ना तो मैं भी कानून बना करके लिख देता और मैं विरोध करता उसका कि नहीं भाई ऐसे कैसे, सभी लोग एक समान है, इंसानियत धर्म देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब गरीब हैं ये है उनको। हाँ, फिर हमारे दादाजी पूर्वज हमें ही भगा देते, बोलते हट जा करके जा चमेली से चमार से शादी कर ले। नहीं ऐसे बोल देते ना खानदान वाले, घर वाले। हाँ हाँ, गुस्से में। तो ये सब दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, समझ गया। इसके साथ तो आज के समय में लगभग ये चीज़ें खत्म हो चुकी, लेकिन बच्चों आज भी गांव में जाओगे तो अभी भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो में चैप्टर वैसे खत्म हो गया है। अभ्यास का प्रश्न पहला इम्पॉर्टेंट है, तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप जरूर अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चों वीडियो के अंत में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, किस तरह से देखो आज भी गांव में भेदभाव होता है। मैं कोरोना के समय गांव में था, उस समय बच्चों को पढ़ा रहा था, ट्यूशन गांव के बच्चों को। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा दरवाज़ा सामने वाला ग्रिल ऐसे बंद था। तो जो हमारे गांव के, मैं तो ब्राह्मण बता रहा हूँ, तो बाकी गांव के जो दलित समाज के जैसे नाई होते ना, नाई और एक था बढ़ई कारपेंटर, तो छोटी जाति के लोग थे, तो उनके बच्चे जो है ना हमारे बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो भाई ऐसा भेदभाव होता है, मतलब वो सब नहीं, उनको नहीं ट्यूशन पढ़ने देते, उनके घर वाले गरीब होते, पढ़ाते भी नहीं है। तो वो सब ना बच्चे, मतलब मैं छोटे छोटे बच्चे 10-15 को पढ़ा रहा था, तो वो ना गेट के आगे से ऐसे झांक रहे थे, देख रहे थे। तो फिर हमारे बगल में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, करीब वो थी 5-6 साल की। तो मेरे को ऐसे कह रही है, सर जी देखो नौवा कौवा सब देख रहा है। अब तुम सोचो छोटी सी बच्ची को ऐसी बातें किसने सिखाया। कह रहे देखो सर नौवा कौवा का बच्चा सब देख रहा है, मतलब भेदभाव है ना, उस बच्ची के मन में भी भेदभाव। उसको कह, फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देख रहे होते। तो कह रहे भाग, मारेंगे, भागो यहाँ से।